नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से आपके लिए साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास आयोजित करी जाती है। तो 72nd क्लास आज रात्रि 8 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करी जाएगी, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगा, जिसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां हम लोग संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के द हिंदू में यही आया है। अब यहां पर बात होती है फेडरलिज्म की, जिसको हम लोग संघवाद कहते हैं। और संघवाद में भी आपको पता है दो तरीके के संघवाद आते हैं। जब हम लोग जो केंद्र है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो हमारे स्टेट होते हैं, इनके बीच में जो संबंध होते हैं उसके आधार पर विभाजित करते हैं। तो उसमें से एक आता है जिसको बोलते हैं सहकारी संघवाद। अब देखिए, सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है। सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि भाई आपस में मिलजुल कर कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, यानी कि यहां पर केंद्र सरकार की बात हो रही है और राज्य सरकार की बात हो रही है। कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो उसमें दोनों लोग मिलके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेंटर बोल देगा स्टेट से कि भाई ये तो आपकी क्षेत्राधिकार में आता है, अब आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, या स्टेट सेंट्रल से बोल देगा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है या हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, आप एक काम करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सॉल्व करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना है। ठीक है, बेसिकली यहां पर बताया जाता है, जैसे देखिए, अगर आप ऊर्ध्वाधर स्तर पे बात करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, और फिर उसके नीचे जो लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, तो वो सब आती हैं। तो ये होता है एक ऊर्ध्वाधर स्ट्रक्चर। ये नहीं होता है सहकारी संघवाद में। सहकारी संघवाद में क्या होता है, एक क्षैतिज स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों समान लेवल पर हैं। ये नहीं है कि कोई एक दूसरे से बड़ा है या दूसरा एक दूसरे से छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में राइटर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर सेंटर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के साथ सहयोग नहीं कर रही है। अब देखिए, ये इनके अपने ओपिनियन है। ये शुरुआत करते हैं कि जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो उनका मेन मोटिव ये था कि ये क्या लाएंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाएंगे, यानी कि सहकारी संघवाद लाएंगे। ये उदाहरण लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री का कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज पर जोर दिया था कि जो राज्य है ना, उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, यानी कि ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। देखिए, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों अलग अलग सूचियां हमारे संविधान में दे रखी हैं। तो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पे अधिकार राज्य का होना चाहिए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक नहीं होना चाहिए। इस चीज की बात ये करते थे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने नीति आयोग का निर्माण किया, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का निर्माण इसीलिए करा गया था कि यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद आएगा। क्योंकि नीति आयोग का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो एलजी होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो सब इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो यहां से पता लगता है कि नीति आयोग की बात कर लें या आपने जीएसटी परिषद की भी संरचना की नाम सुना होगा, तो उसमें भी राज्यों का उतना ही हस्तक्षेप होता है जितना केंद्र का होता है। परंतु यहां पर राइटर कहते हैं कि नीति आयोग जिस वजह से बनाया गया था, तो वो इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा कि राज्यों के साथ हमको सहयोग करना चाहिए। यहां पर देखिए, राइटर बताते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, इसका मतलब होता है कि जो केंद्र सरकारें होती हैं वो कोई भी नियम बनाती हैं, कोई भी विधि बनाती हैं, कोई भी कानून बनाती हैं, तो सारे राज्यों पे समान रूप से उस कानून को अप्लाई कराती हैं। जबकि देखिए, जो भी राज्य है ना, हम जब आजाद हुए थे तो हर राज्य की अपनी एक अलग सामर्थ्य था, उसकी अपना भौगोलिक क्षेत्र फल अलग अलग था, उसके अंदर रहने वाले जो लोग थे उनकी संस्कृतियां डिफरेंट डिफरेंट थी, वो डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलते थे। परंतु यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार को काम करना चाहिए राज्य के हिसाब से। राज्य के हिसाब का मतलब है कि राज्य का जितना सामर्थ्य है, राज्य के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या कैसे संसाधन है, उस हिसाब से नियम कानून बनाने चाहिए। परंतु यहां पर एक नियम बनाया जाता है और वो सारे राज्यों को मानना होता है, तो ये सही नहीं है, ऐसा यहां पर राइटर कहते हैं। अब यहां पर इस आर्टिकल में ना, जो इसमें से हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य पॉइंट हैं वो मैंने यहां पे निकाल दिए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर राइटर बताते हैं सबसे पहले कि 15वां वित्त आयोग, वित्त आयोग पता होना चाहिए आपको, यह आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है,
अब वित्त आयोग का काम क्या होता है भाई? वित्त आयोग का बेसिकली काम होता है कि जो भी पैसा होता है सेंटर के पास, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में संतुलित रूप से विभाजित करना। परंतु यह भी है कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं ये केंद्र सरकार को देते हैं, परंतु ये बाइंडिंग नहीं होती। बाइंडिंग का मतलब है जरूरी नहीं कि इनको माना जाए, मगर ऐसा देखा गया है कि जो भी केंद्र में सरकार होती है वो इनकी सिफारिशों को मानती है। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि जब केंद्र सरकार ने पैसे आवंटित करे थे राज्यों को, तो 3 राज्य ऐसे थे जिनको कम पैसा मिला। तो यहां पर वित्त आयोग ने केंद्र सरकार से सिफारिश करी कि आप इन 3 राज्यों को इतना जो ये अमाउंट आप देख रहे हो, इतना इनको एक्स्ट्रा और दो। परंतु इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने मना कर दिया। इसी तरीके से पोषाहार के लिए यानी कि न्यूट्रिशन के लिए इतने करोड़ रुपए की अनुदान जो ग्रांट थी वो भी केंद्र सरकार से इन्होंने सिफारिश करी थी। इस सिफारिश को भी केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना गया। इसके अलावा राइटर यहां पे बताते हैं कि वित्त आयोग ने और भी सिफारिशें करी थी जो सेक्टर आधार पे थी, यानी अलग अलग क्षेत्रों के आधार पे सिफारिशें थी। प्लस स्टेट ने इसके अलावा और सिफारिशें करी थी और अनुदान की डिमांड करी थी। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो 1,30,00,000 करोड़ रुपए अनुदान केंद्र सरकार से मांगा गया था। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों ने भी 50,000 करोड़ के आसपास का जो अनुदान मांगा गया था उसको भी यहां पर केंद्र सरकार द्वारा एक्सेप्ट नहीं करा गया। तो राइटर बताते हैं कि ये जिस तरीके से वित्त आयोग की या राज्यों की उनके जो अनुदान हैं जिनको केंद्र सरकार अस्वीकार कर देती है, तो यह दिखाता है कि यहां पर सहकारी संघवाद देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार राइटर यहां पे बताते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब क्या होता है? देखिए, बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? उधार लेना, ठीक है। अब ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है इसको ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए सेंटर गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये दोनों उधार कैसे ले सकते हैं? एक तो डायरेक्ट उधार ले सकती हैं, उसके अलावा एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। कैसा? जैसे मान लीजिए जो पीएसयूज होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं, तो ये क्या करते हैं, इन पीएसयूज को यहां पे बोला जाता है कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से उधार नहीं लेती है, वो पीएसयू को बोलती है कि आप उधार लो, और बेसिकली पीएसयू उधार लेती है तो वो पैसा जाता किसके पास है? इन्हीं सरकारों के पास। इसी तरीके से राज्य के अंतर्गत भी कुछ संस्थाएं होती हैं, उनको भी एज ए थर्ड पार्टी बनाकर यहां पर उधार लिया जाता है, और अल्टीमेटली पैसा किसको मिल जाता है? इसी सरकार को। तो यहां पर जब दोनों के पास ये अधिकार होता है ना, तो राइटर कहते हैं कि यहां पर केंद्र सरकार जो है वो ये कहती है स्टेट गवर्नमेंट से कि आप जो ऑफ बजट बोरोइंग करते हो, तो जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है ना, उसके अनुसार जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है यानी राजकोषीय घाटा होता है, तो वो राजकोषीय घाटा एक सीमा तक ही होना चाहिए। मगर आपका जो घाटा होता है ना, वो उस सीमा को क्रॉस कर जाता है। तो हम ये जो आप ऑफ बजट बोरोइंग करते हो, ये इस फिजिकल डेफिसिट में तो काउंट होता नहीं है, क्योंकि देखिए फिजिकल डेफिसिट में वही काउंट होता है जो राज्य सरकारें डायरेक्टली उधार लेती हैं, बट ये तो इनडायरेक्टली उधार ले रही हैं, तो ये वाला घाटा एफडी में नहीं काउंट हो रहा है। तो यहां पर केंद्र सरकार कहता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो जबकि स्टेट का कहना है कि भाई ऐसे उधार का जो प्रोसेस है वो आप तो करते हो बट हमको मना कर रहे हो। तो यहां पर भी राइटर कहते हैं कि इस तरीके का जो ये मनमाना रवैया है ये भी सहकारी संघवाद को नहीं दिखाता है। दूसरा यहां पर उपकर और अधिभार की बात होती है। देखिए, उपकर को बोलते हैं सेस और अधिभार को बोलते हैं सरचार्ज। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे उपकर का उदाहरण, बहुत फेमस उदाहरण है स्वच्छ भारत सेस का, ठीक है। तो जो उपकर होता है ना, वो क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं कि टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब हुआ कि भारत सरकार है, उसने कोई योजना स्टार्ट करी, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत। अब इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो वो क्या करेगी, टैक्स के ऊपर कुछ टैक्स लगा देगी। उससे क्या होगा, ये जो कलेक्शन आएगा, ये कलेक्शन से आया जितना पैसा होगा वो केवल इसी योजना में खर्च होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो उपकर होता है उसके अंदर में जो भी पैसा आता है, पहली चीज तो उपकर जो है वो लगाया इसीलिए जाता है कि किसी विशेष काम को करने के लिए उसको धन चाहिए सरकार को, तो वो धन जो है वो उपकर के माध्यम से आएगा, ठीक है। तो इसमें सभी व्यक्तियों को योगदान होता है। इसी तरीके से जो सरचार्ज होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए लगाया जा रहा है। इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, उपकर जो है वो तो हर व्यक्ति देता है, जितना भी वो टैक्स पे कर रहा है उसके ऊपर क्या होगा कि 0.1% या 0.2%, तो इतना टैक्स और लगा दिया जाएगा, तो ये तो हर व्यक्ति को देना है। परंतु जो अधिभार है वो एक निश्चित आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए सरकार यहां पर लाती है, तो इसको सरचार्ज बोलते हैं। तो ये उपकर और अधिभार जो होते हैं ना, ये
इनसे आया जितना पैसा होता है वो किसके पास जाता है? सेंटर गवर्नमेंट के पास। तो यहां पर राज्य सरकारों का कहना है कि ये जो उपकर और अधिभार हैं ये लगातार सरकार बढ़ाती चली जा रही है, जिससे क्या है, अब ये पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता नहीं है, ये पैसा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वो यहां से पैसा कहां पे दे रहे हैं? डायरेक्टली सेंटर के पास। तो स्टेट के पास एक और जो राजस्व है उसकी कमी हो जाती है। दूसरा यहां पर राइटर आरोप लगाते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेके। आपको पता होना चाहिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो योजनाएं होती हैं जिसमें सेंटर का और स्टेट का दोनों का ही योगदान होता है। जैसे कि बात करें, आपने कई सारी योजनाएं सुनी होंगी, एमजी नरेगा की बात कर लें, पीएम आवास योजना की बात कर लें, पीएम ग्राम सड़क योजना की बात कर लें, तो उसमें मान लीजिए 50% पैसा सेंट्रल दे रही है, बाकी 50% राज्य सरकार देगी। ऐसा होता है, 60-40 का रेशियो होता है। जो हिमालयी स्टेट होते हैं उनके लिए 90% पैसा केंद्र सरकार से आता है, 10% पैसा राज्य सरकारों को देना होता है। परंतु यहां पर राज्य सरकारों का आरोप है कि जो पहले केंद्र सरकार अपना जो अनुपात देती थी ना, अपना जो पोर्शन देती थी, उसमें कमी करती जा रही है। अब हमें ज्यादा पैसा यहां पर खर्च करना पड़ता है, यह भी एक दिक्कत है। यहां पर दूसरी वैकल्पिक योजनाओं की बात हो रही है कि देखिए, केंद्र सरकार कोई भी योजना बनाती है, ठीक है, तो कम से कम राज्यों को ये ऑप्शनल की तरह दे। ऐसा ना हो कि उसने कोई भी योजना बनाई है और राज्यों से बोल दे कि भाई नहीं, इसको आपको अप्लाई कराना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे ऊपर ऑप्शनल छोड़ना चाहिए इनको, कि हमारे पास जितने संसाधन है, हमारा जितना सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम इस योजना को लागू कराएं, ना कि आपने एक नियम निकाल दिया और फिर हम उसी को मानते चलें। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो सहकारी संघवाद के विरोध में यहां पर राइटर कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 7 पर मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर यानी कि पर्यावरण से जोड़ सकते हो। अब देखिए, चूंकि COP27 है, ठीक है, तो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार द हिंदू में कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। जैसे कल ही हम लोगों ने डिस्कस करा था भारत की जो शून्य नेट जीरो स्ट्रेटजी है उसके बारे में। तो अब देखिए, यहां पर एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस हो रहा है। अब एयर पॉल्यूशन के बारे में भी कई बार आर्टिकल आ चुका है, तो ये ध्यान रखिए 2023 में 24 में किसी भी परीक्षा में मेंस की आंसर राइटिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाना है एयर पॉल्यूशन को लेके। अब देखिए, यहां पर एयर पॉल्यूशन की राइटर जो बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर ये बात करते हैं, इस पूरे आर्टिकल का जो सार है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ पॉलिसी लाते हो, ठीक है, आप कोई भी नियम कानून बनाते हो, वो नियम कानून आप केवल बनाते हो कि इस एयर पॉल्यूशन को कम कैसे करा जाए, जबकि आप ये नहीं देखते हो कि इस एयर पॉल्यूशन से हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहां पर उदाहरण लिया जाता है स्टबल बर्निंग का, यानी कि पराली जलाने का। अब जब विंटर्स का सीजन आता है तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो परालियां जलाई जाती हैं, उसका पराली का जो धुआं है वो दिल्ली के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो वहां की हवा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जैसे आपने सुना ग्रैप प्लान के बारे में, तो ये सारी चीजें जब सरकार अलाउ कर देती है कि भाई वहां पर स्टेज 1 अप्लाई कर दिया, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस तरीके का, तो आपने ये प्लान तो अप्लाई कर दिया, मगर प्लान अप्लाई करने के पीछे आपका रीजन ये था कि यहां का जो प्रदूषण है ना वो कम हो जाए। बिल्कुल सही है, परंतु इसके साथ साथ आप स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखो। इस पॉलिसी में आप ये भी जिक्र करो कि स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम्स आएगी उसका आप निराकरण कैसे करोगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई महामारी है, कोविड महामारी जब आई, ठीक है, तो अब कोविड महामारी को कंट्रोल करने के लिए सरकार बोलेगी कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, है ना, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा या बाहर निकलने का एक टाइम निश्चित हो जाएगा, हर व्यक्ति मास्क पहन के निकलेगा, जो इतना 2 फीट की दूरी होगी वो बना के चलेगा। ये तो नियम निकाल दिए ताकि महामारी फैले ना, परंतु जिसको महामारी ये फैल चुकी है जिसके अंदर, ठीक है, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, तो वो भी योजना बनानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जिसको कोविड हो गया है, तो उसके लिए अस्पताल में पर्याप्त बेड है कि नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं है, जो दवाइयां हैं वो है कि नहीं है, ठीक है, सैनिटाइजर मार्केट में, मास्क होने चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मार्केट में मिलने चाहिए। तो ये सारी जो पॉलिसी होती है इन दोनों को कंबाइंड करना चाहिए, अर्थात आपने महामारी को रोकने के लिए भी नियम बनाया, प्लस जो महामारी जिस व्यक्ति को बीमारी हो चुकी थी उसके स्वास्थ्य पर, उसके स्वास्थ्य को बचाने के लिए भी आपने नियम बनाया। उसी प्रकार राइटर यहां पर बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन की पॉलिसी बनाने पे, वायु प्रदूषण के जो नियम है उसको बनाने पर आपको जो वहां पर व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यहां पर राइटर बताते हैं कि 2019 का एक आंकड़ा बताते हैं, 17% जो डेथ हुई थी यहां पर भारत के अंदर वो श्वसन तंत्र में गड़बड़ी होने के कारण हुई। उसी तरीके से जो 11% यहां पे व्यक्तियों की डेथ हुई
वो उनको कार्डियोवास्कुलर बीमारी से हुई। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, हृदय से संबंधित, ये सब होती किस वजह से हैं? वायु प्रदूषण से। तो कम से कम जब वायु प्रदूषण को रोकथाम आप करते हो तो उसमें स्वास्थ्य का भी एंगल होना चाहिए। यहां पर नियम बनाते समय जैसे पर्यावरण मंत्रालय का या पर्यावरण, इस राज्य में जो पर्यावरण का आपका विभाग है उसके व्यक्तियों को जब आप शामिल करते हो तो उसके साथ साथ उस राज्य के या स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यक्तियों को भी यहां पे रखो। जो डॉक्टर्स हैं उसका भी यहां पर एक पैनल होना चाहिए जो सम्मिलित रूप से एक नियम कानून बना सके। इसी के साथ साथ राइटर यहां पे बताते हैं कि ये भी आप रखो, प्लस यहां पर ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, परिवहन का बात कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी और अर्थव्यवस्था, इनके भी जो ओपिनियन है वो यहां पर आप लीजिए। देखिए भाई, यहां पर जाहिर सी बात है, यदि व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा ना तो वो नौकरी पर नहीं जा पाएगा, वो अपना जो भी रोजगार है वो नहीं कर पाएगा, तो उससे अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब जैसे यहां पर बात करी जाती है हॉस्पिटल्स वगैरह की, तो वहां पर पर्याप्त रूप से विद्युत आपूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। जो ऊर्जा सुरक्षा है वो भी आपको देखनी है। अब ऊर्जा का मतलब यहां पर केवल विद्युत से नहीं है, ऊर्जा का मतलब है कि ईंधन से। तो अब ईंधन में आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करवा रहे हो, ठीक है, पेट्रोल डीजल को कम करवा रहे हो। उसके अलावा आप यहां पर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको ज्यादा बढ़वा रहे हो, उनकी संख्या। तो यहां पर ऊर्जा से जुड़े हुए व्यक्ति भी होने चाहिए जो अपने ओपिनियन यहां पर बता सकें। ये सब पॉइंट्स ना, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, ऊर्जा, परिवहन, अर्थव्यवस्था, इतने सारे आयामों को जोड़ के राइटर बताते हैं तब हमें प्रदूषण को कंट्रोल करने की एक नीति बनानी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मुख्य परीक्षा में अपने एस्से राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो कि जो एनसीएपी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य क्या है, 2026 तक 40% रिडक्शन करना, यानी कमी करनी है किसमें, पार्टिकुलेट मैटर में। चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे, वो आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड दोनों पेपर से जोड़ सकते हो, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखिए ये यहां पर ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य उत्तर परीक्षा में आप इसको भारत रूस संबंध में एक थोड़ा सा माइलस्टोन निर्णय भी है ये, ठीक है। रशिया ने आगे बढ़ के जो भारत का, यहां पर भारत को एक सहयोग करा है, तो इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। देखिए 9 रशियन बैंक्स जो है ना, 9 रशिया के बैंक्स हैं, उन्होंने वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो क्या करे हैं, इंडियन बैंक्स में खोले हैं, ठीक है। और ये पहला ऐसा देश बन गया है रूस जितने इतनी बड़ी मात्रा में जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं वो यहां पर इंडिया में खोले हैं, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए ना आपको वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो, 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 शब्द हैं, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो, ये दोनों ही लैटिन शब्द हैं, ठीक है। एक एक करके आपको समझाता हूं। पहले नॉस्ट्रो की बात करते हैं, तो नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा, हमारा का मतलब होता है अवर्स, ठीक है। अभी यहां पर समझो कि ये है इंडिया और ये है रूस, ठीक है। हमने क्या करा, इंडिया ने कोई अपना बैंक अकाउंट रूस में खुलवा रखा है, तो वो इंडिया के टर्म्स में कौन सा अकाउंट होगा, नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। क्यों, यहां पे शब्द क्या आ रहा है, हमारा, यानी कि मेरा पैसा जिस अकाउंट में है, मेरा पैसा किस अकाउंट में है, रूस के अकाउंट में, तो ये कैसा अकाउंट होगा, मेरे लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। वॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है, वॉस्ट्रो का मतलब होता है आपका, ठीक है। तो आपका मतलब रूस ने जब इंडिया के बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो वो इंडिया के टर्म्स में किसका अकाउंट होगा, ये कैसा अकाउंट होगा, वॉस्ट्रो। यानी कि इंडिया में जो पैसा रूस ने रखा है जिस अकाउंट में, वो इंडिया के संदर्भ में वॉस्ट्रो अकाउंट है। इंडिया ने जहां पर अपना पैसा रखा है वो इंडिया के संदर्भ में नॉस्ट्रो अकाउंट है। अब अगर इसी को रूस के संदर्भ में समझें, तो रूस ने जब अपना पैसा भारत के अंदर रखा है तो ये तो रूस का अकाउंट है, तो ये क्या होगा, ये रूस के संदर्भ में नॉस्ट्रो होगा, यानी कि हमारा, हमारा पैसा, हमारा अकाउंट भारत में है, तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। जबकि ये वाले अकाउंट की बात करें, जब रूस के अंदर भारत का पैसा है तो ये रूस के संदर्भ में कौन सा अकाउंट होगा, वॉस्ट्रो। तो एक दूसरे के एकदम जस्ट ऑपोजिट हो जाते हैं ये दोनों अकाउंट। अब देखिए ये दोनों अकाउंट क्यों करे जाते हैं, इनका उपयोग क्या है। देखो भाई, आपको पता है जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो बहुत सारे देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए, परंतु भारत ने तभी भी रूस से क्या करा था, क्रूड ऑयल जो था वो परचेस करा। और हालांकि यहां पे रूस ने भी मदद करी कि जो अपना क्रूड ऑयल था वो बड़े सस्ते दामों पे भारत को बेचा। अब जब कोई देश रूस से ये क्रूड ऑयल नहीं ले रहा था, उस टाइम पे भारत ने उससे ये व्यापार किया, और उसके उपलक्ष्य में रूस ने क्या करा, यहां पर जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं उनको भी खोला। इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई,
इंडिया की बात करेंगे तो इस अकाउंट में पैसा किस में रहेगा, रुपए में। जब रूस में बात करेंगे तो यहां पर पैसा किस अकाउंट, किस करेंसी में रहेगा, रूबल में। तो ये क्या होगा, रूस ने मान लो 100 करोड़ रुपए जो थे यहां पर वो इंडियन करेंसी में अपने इस अकाउंट में जमा करा दिए। तो वो कैसा अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब क्या होगा, इसी तरीके से मान लो इंडिया ने जो अकाउंट खुलवाया है यहां पर, ऐसा मान लो कि 100 करोड़ रूबल जो थे वो यहां पर जमा करा दिए। अब इंडिया रूस से क्या करता है, क्रूड ऑयल खरीदता है। वो क्रूड ऑयल मान लो 50 करोड़ रूबल का होगा। अब रूबल जो रूस है वो रुपए में तो लेगा नहीं, वो तो रूबल में लेगा। तो वो ये क्या करेगा, अभी इंडिया ने इससे ऑयल खरीदा 50 करोड़ रूबल का, इसी तरीके से जो रूस है वो भी इंडिया से कुछ सामान खरीदेगा, ठीक है। मान लो उसने भी 50 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, तो यहां पर जो रूस के 100 करोड़ रुपए है ना, इसी में से 50 करोड़ रुपए जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब यहां पर कितने रुपए बचे, 50। इसी तरीके से जो 100 करोड़ रूबल है, मान लो 50 करोड़ रूबल का ये क्रूड ऑयल था, तो यहां पर अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा कट गया, तो ये रूबल में हो गया। तो यहां पर देखिए करेंसी एक्सचेंज तो था, वो अगर सामने सामने नहीं भी हो पाया और अपने आप व्यापार भी हो गया और इस अकाउंट से पैसे कट भी गए। तो ये काफी ज्यादा सुविधा हो जाती है यहां पर। मान लीजिए किसी देश के पास फॉरेन रिजर्व जो होता है उसकी कमी हो जाएगी ना, तो ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट उस केस में यहां पर बहुत हेल्प करते हैं व्यापार करने में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो अगर यहां पर बैंक की बात करोगे तो रूस का ये बैंक है प्रोम बैंक, ठीक है। उस तो और कहां पर है ये ओपन अकाउंट, कहां पर करा है, यूको बैंक में। इसी के साथ साथ 6 अदर रशियन बैंक्स हैं, वो अपना वॉस्ट्रो अकाउंट इंडस इंड बैंक में ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा, इसको आप फर्स्ट पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। देखिए इस आर्टिकल में ना, चूंकि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें भारत का जो अर्बनाइजेशन है यानी कि जो शहरीकरण है जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हुए इस रिपोर्ट में कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं, वो आपको जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि शहरीकरण जो है आपको पता है इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर बताने का उद्देश्य क्या है, यहां पर वर्ल्ड बैंक ये बता रहा है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस आर्टिकल में। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि भारत जो है वो आने वाले 15 वर्षों में टोटल $840 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। किस चीज में, केवल शहरीकरण को बनाने में। यानी कि शहरीकरण का मतलब क्या होता है भाई, एक शहर बसाने में जितना पैसा खर्च होता है, वहां पर रोड्स बनानी है, परिवहन के अच्छे साधन बनाने हैं, पुल बनाने हैं, ठीक है, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एस्टेब्लिश करना है, अगर लोग हैं तो उनकी कॉलोनीज वगैरह बनानी है, शॉपिंग मॉल्स बनेंगे। तो ये सारी चीजों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, तो एक शहर को जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता में $840 बिलियन अगले 15 वर्षों में खर्च होगा। तो अगर इसको 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग 55 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडिया इतना निवेश करेगा शहरों को बसाने में। अब आपका यहां पे प्रश्न होगा कि भाई इतने शहर बसाने ही क्यों हैं, जितने बसे हैं उतने काफी हैं। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, तो अब यहां पर क्या है, उस जनसंख्या को रहने के लिए जमीन तो चाहिए होगी, ठीक है। अब यहां पर आपको यह भी देखना है कि आपने जितना पर्यावरण है उसको भी संरक्षित करना है, जो हमारे कृषि के अंतर्गत जो जमीन आती है उसको भी आपको संरक्षित करना पड़ेगा। इन सब चीजों को, इतनी बड़ी जनसंख्या को घर देना है तो शहर यहां पर बसाने पड़ेंगे। अब ये शहर जो हैं, शहर को बसाने, अब आप पूछेंगे शहर बसाएंगे कहां, तो जो शहर बने हुए हैं ना ऑलरेडी, उन्हीं को हमें और ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंड करना है। अब इसमें से जो जो बंजर भूमि होगी हम उसको लेते जाएंगे, या फिर जो पर्यावरण की बात अगर करेंगे तो वनों, एक पॉलिसी है ना कि अगर आप वन का इतना हिस्सा ले रहे हो तो उसके कंपनसेशन में आपको इतने पेड़ लगाने होंगे, तो उससे भी जमीन आएगी कुछ। यहां पर हमें इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो जगह चाहिए वो हमें ऐसे मिलेगी, और उस जगह को विकसित करने के लिए कि जो एक इंसान वहां पे रहेगा उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, ठीक है, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये सारी फंडिंग लगेगी। परंतु प्रॉब्लम यह है कि सरकार इतना पैसा लाएगी कहां से। $840 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर इतना पैसा केवल शहरीकरण में खर्चा होगा तो इतना पैसा आएगा कहां से। दूसरा, जो सरकार की और दूसरी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो यहां पर इस पैराग्राफ में बताया जाता है कि यह फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, पहला तरीका, जो सेंटर गवर्नमेंट है
वो इस पे खर्चा करे, दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पे खर्चा करे, या कोई पब्लिक एंटिटी है वो इस पे खर्चा करे, या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इस पे खर्चा करे। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, म्यूनिसिपैलिटी की बात कर लें, ग्राम पंचायत की बात कर लें, तो वो भी रोड बनाने में अपने फंड का खर्चा कर सकती हैं। तो यहां पर राइटर बताते हैं टोटल अगर एक्सपेंडिचर का अनुपात निकाला जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट है यहां पर वो 48% पैसा खर्च करती हैं इस चीज को बनाने के लिए। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए 24% का खर्चा आता है। लोकल बॉडीज की बात करेंगे तो वो 15% आती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करेंगे तो वो मात्र 3% का है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि यह चिंता करने का विषय है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इसका मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट निकाय हैं, वो यहां पर निवेश नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। अब राइटर यहां पे बताते हैं कि ये तो बात हो गई फैक्ट की कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट करता है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं। बात करी जा रही है लोकल बॉडीज की या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अब पहले एक एक करके लेते हैं। अब अगर लोकल बॉडीज की बात करें तो उसमें म्यूनिसिपैलिटी आती है या फिर जो हमारी ग्राम पंचायत हैं वो आती हैं। तो इन लोगों के पास ना पैसा आता कहां से है, तो मेन मुद्दा तो ये है। ये लोग पैसा तभी तो खर्च करेंगे जब पैसा आएगा। तो इनके पास पैसा आता है, जैसे मान लीजिए कोई म्यूनिसिपैलिटी है तो वो क्या करती है, पानी की सप्लाई करती है, जो वहां पर साफ सफाई का काम होता है, सीवेज का काम होता है, वो काम करती है। जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की मान लो बसें हो गई, हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बसें हो गई, तो वहां से पैसा इनके पास आता है। परंतु यहां पर क्या होता है, ये सारी सर्विसेज में ना बहुत ज्यादा सब्सिडी यहां पर मिलती है। सब्सिडी का मतलब है कि भाई आपने देखा होगा कई सारी पार्टियां आती हैं, अब इसको आप फ्रीबिज से भी जोड़ सकते हैं। तो कई सारी पार्टियां आती हैं, वो बहुत सारी घोषणाएं करती हैं कि भाई हम आ जाएंगे तो इतने लीटर पानी फ्री होगा, इतने जो महिलाएं हैं उनके लिए जो बसों की यात्रा है वो फ्री हो जाएगी, हर महिला को इतने रुपए मिलेंगे। तो इस टाइप के जो वादे करे जाते हैं, उस वादों के चक्कर में सरकार यहां पर देती है सब्सिडी। अब मान लो वाटर सप्लाई में एक घर से 100 रुपए मिलना था रेवेन्यू के फॉर्म में, यही 100 रुपए तो जो लोकल बॉडीज है इनके राजस्व में जाता। यहां पर सरकार ने क्या कर दिया, इसको सब्सिडाइज कर दिया। अब यहां पर लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी है, सरकार का यह कहना है, उस केंद्र सरकार का या उस राज्य सरकार का, कि आप यहां पे 100 रुपए नहीं लोगे, आप केवल 50 रुपए लोगे, बाकी हम जो होगा देख लेंगे। अब जो 50 रुपए तुरंत यहां पर कम हो गए एक परिवार से, तो ऐसे सोचो अगर उसमें 10 लाख परिवार रहते हैं उस राज्य में या उस जिले में, तो कितना पैसा यहां पर राजस्व जो था वो आना था लोकल बॉडीज के पास, वो नहीं आ पाया। तो ये एक बहुत बड़ी कमी यहां पर रिपोर्ट में आई है कि इनके पास जो राजस्व आता है उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल जाती है, जिसके कारण इसको ये बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जब बढ़ा नहीं सकते तो इनके पास राजस्व की कमी हो जाती है। जब राजस्व की कमी है तो इनके खुद के अपने खर्चे होते हैं। तो जब इनके खुद के अपने खर्चे हैं तो ये रोड्स बनाने में या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसा क्यों ही खर्च करेंगे। तो ये सीधे से डाल देंगे किसके ऊपर, कि राज्य सरकार के ऊपर, कि आपने सब्सिडाइज करा है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये काम करो। उसी तरीके से जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि भाई देखो, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, वो अपना 1 रुपए भी अगर कहीं खर्च करेंगी तो उसका मतलब है कि उससे 10 रुपए उनको रिटर्न होना चाहिए। तो जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है कि भाई हमें एक नया शहर एक्स बसाना है, ऐसा करिए, इसमें टोटल 500 करोड़ रुपए लगेगा, तो 250 करोड़ आप लगा लो, 250 करोड़ जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार लगा लेगी। तो यहां पर वो ये काम कर तो दे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ना जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर आती है, जो राजस्व बंटवारे का फॉर्मूला यहां पर होता है कि भाई यहां पर मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बनाना है। अब इस फ्लाईओवर में यहां पर एक टोल टैक्स है, तो टोल टैक्स में अब जितने लोग यहां से गुजरेंगे उसका टोल भरेंगे, तो उस टोल को डिवाइड करा जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद कितना पब्लिक मतलब कितना प्राइवेट कंपनी को मिलेगा और कितना उस सरकार को मिलेगा, इसका जो ये डिजाइन तैयार करा जाता है। प्राइवेट कंपनियों को ये तरीका नहीं अच्छा लगता। कई बार उनको ये जो बंटवारा होता है पैसे का, इसमें इनकी पॉलिसी नहीं समझ में आती। दूसरा, उनको लगता है कि भाई देखो, हम शहर तो बसा दें, मान लो कोई स्मार्ट सिटी बनाना है, उसके अंदर कोई रोड्स का निर्माण करना है या फिर मान लीजिए कोई सोलर पैनल का निर्माण करना है, तो उसमें प्राइवेट कंपनीज को लगता है कि इसमें रिस्क है। मान लिया कि उस शहर को बसाने के बाद जो लोग थे वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए, लोग कम रहने आए, या उस पर्टिकुलर चीज का लोगों ने उपयोग कम किया, इस फ्लाईओवर का उपयोग कम करा, तो टोल कम आएगा। तो ये
इतना इन्वेस्टमेंट करके वो जब ये काम करेंगे तो उनको पैसा चाहिए होगा, बट यहां पर उनको लगता है कि ये जोखिम भरा एक काम है। तो ये दो कारणों की वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी निवेश करने से डरती हैं। तो वर्ल्ड बैंक यहां पर यह कहना चाहता है कि जो भी सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको यहां पर एक ऐसा नीति बनानी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट के साथ बैठ के उनको रेवेन्यू डिजाइन, रेवेन्यू का जो मॉडल है उसको डिजाइन करो। जो भी यहां पर फीस लगती है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, उसको एक निश्चित दर पे निर्धारित करो कि इतना टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, जिससे सरकार के पास पैसा आएगा और वही पैसा अल्टीमेटली निवेश करेगी सरकार। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए आज मैं दो प्रश्न आपसे पूछता हूं। एक प्रश्न है, आपको बताना है कि काटसा एक्ट क्या है। दूसरा प्रश्न है, पॉलिटी में आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, कंगारू कोर्ट का, कई बार न्यूज़पेपर में आता है। तो ये बताइए कि कंगारू कोर्ट किसे कहते हैं। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में शहरीकरण चुनौतियों का एक बड़ा समूह है। विस्तार में आपको समझाना है कि शहरीकरण की चुनौती क्या क्या है इसको एस्टैब्लिश करने में। दूसरा, सहकारी संघवाद केंद्र राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए एकमात्र लोकतांत्रिक तरीका है, इसको आपको समझाना है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आज के द हिंदू के सत्र में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।